एफएम जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नौशाद अहमद साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, और यहाँ पर उपस्थित अली इमाम साहब, अहमद अली अख्तर साहब, ब्रदर मसीहुज़्ज़मान अंसारी साहब, ब्रदर अनवर साहब, दीगर जिम्मेदारान जमात और ईसाइयों और मेरे अजीज नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा ताल्लुक जो है वो कर्नाटक से है और पिछले 2-2.5 घंटे से जिस तरह की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं उर्दू और हिंदी में, तो शायद वो उस तरह की गुफ्तगू मैं आपके सामने नहीं कर पाऊंगा। तो बस ज़रूर कोशिश ये करूंगा कि मुख्तसर वक्त में जो मैसेज आपको कम्युनिकेट करना है वो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी मिलाते हुए मैं अपनी बात को आपके सामने रखूँगा। बहरहाल ये हम सब के लिए खुशी का मौका है, खासकर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की 3 अहम रियासत में नॉर्थ इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के नाम से एक एजुकेशनल मूवमेंट चला रही है, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में। तो इस मौके से तंजीमी एतबार से भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे दानिश्वर हजरात आए और इस मुहिम को हम और बेहतर किस तरह कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी में इंटरवेंशन हमारा होना चाहिए, और मुख्तलिफ और बातें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि हमें मनसूबाबंदी में, प्लानिंग में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये मुहिम जो है हमारी अगले आने वाली 10 से 12 साल चलेगी और हम कोशिश करेंगे कि जो मुफीद बातें यहाँ पर हमारे सामने इन दानिश्वर हजरात से आए हैं उनको हम अपने जहन में रखें और उसी तरह का प्लानिंग हम लोग करें। और ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की तरफ से ये बात आई है कि गवर्नमेंट के जरिए से पूरा ताउन हमारे लिए होगा। तो ये हमारे लिए एक सादत की बात है और हम जिस तरह की मुहिम इस वक्त हिंदुस्तान में छेड़े हैं, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी भी मुल्क के या फिर किसी भी रियासत के एजुकेशन के हालात को कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बदल नहीं सकता। बस हमारी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करने में हम अपनी तरफ से जो सजेशंस हमारे हो सकते हैं उसको भी सामने लाएं और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल यहाँ पर खड़ा करें। तो हमारे लिए एक वेलकम करने वाली बात ये है कि खुद हमारे नौशाद साहब ने बताया कि उनका पूरा ताउन रहेगा और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी ताउन यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें मिलेगी। अजीज दोस्तों, मुझे खुशी इस बात पर है कि यहाँ पर नज़र अगर हम लोग दौड़ाते हैं इस हॉल में तो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और नौजवान यहाँ पर बैठे हैं और ये बात भी हमारे सामने आए हैं कि वो स्टूडेंट्स और नौजवान ही हैं जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को बदल सकते हैं और जो भी किसी भी समाज में किसी भी तरह का जो चेंजेस आया है वो नौजवान और स्टूडेंट के जरिए से ही आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे यही तवक्कुह की जाती है, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखते हैं तो 3 किस्म के लोग होते हैं। ब्रॉडली दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, चाहे वो नौजवानों को लीजिए, फिर आम तरीके से आप आम तौर पर लोगों के बारे में सोचते हैं तो 3 किस्म के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक कैटेगरी ये है जिनको हम बिलो एवरेज कहते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे कि बिलो एवरेज कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं जिनके डिस्कशन का गालिब पहलू जो है पर्सनैलिटीज पे होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को इस वक्त इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के हैं और किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। बिलो एवरेज की कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर आपको आइडेंटिफाई करना है
तो आप देखिए कि उनका डिस्कशन का गालिब पहलू इंडिविजुअल्स पे होता है, व्यक्ति पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर वो कैंटीन में बैठे हैं तो उनका डिस्कशन का गालिब पहलू होता है महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान होता है। तो इंडिविजुअल्स पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज जिसे हम कहते हैं। एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिसे हम एवरेज कैटेगरी कहते हैं। और वो एवरेज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे पहचानेंगे? आप उनको इस तरह पहचान सकते हैं कि उनके डिस्कशन का गालिब पहलू या फिर उनके डिस्कशन का डोमिनेंट एस्पेक्ट ये होता है कि वो इवेंट्स पे डिस्कस करते हैं, अक्सर इवेंट्स पे डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर आज का प्रोग्राम किस तरह रहा, क्या रहा, अच्छा रहा, नहीं रहा, या फिर कोई और इवेंट अगर समाज में होता है, गांधी मैदान में कुछ फंक्शन होता है तो उसके बारे में, तो इवेंट पे उनका ज्यादातर डिस्कशन होता है। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम एवरेज स्टूडेंट्स कहते हैं। एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिसे हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कहते हैं या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कहते हैं या फिर इंटेलिजेंट कैटेगरी ऑफ पीपल कहते हैं। तो उनको जब आप देखेंगे तो उनका डिस्कशन का गालिब पहलू होगा आइडियाज पे। दे विल स्पीक ऑन आइडियाज। और इसी तरह के नौजवानों के बारे में नौशाद साहब जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के नौजवानों से चेंज आएगा, सोशल चेंज अगर लाना है तो ये नौजवान होते हैं जो आइडियाज के नौजवान है। आइडियाज जिनके पास है, समाज को अगर आपको तब्दील करना है तो आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आइडियाज को प्लेस नहीं कर पाएंगे तो आप समाज में तब्दीली नहीं ला पाएंगे। आज हिंदुस्तान की बड़ी बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में काफी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन सबसे बड़ी खामी हिंदुस्तान की इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेचर की ये है कि ये रिएक्टिव ज्यादा है। they are reactionary in nature। कंस्ट्रक्टिव काम उनसे मतलब ज्यादा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ये सबसे बड़ा खला हिंदुस्तान के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का है कि दे आर रिएक्शनरी इन नेचर। मिसाल के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री का कुछ इश्यू हुआ, 4 इयर्स डिग्री का एक इश्यू होता है, तब रिएक्ट करते हैं। कोई और इश्यू हुआ, रिएक्ट होता है, रिएक्शनरी इन नेचर रहते हैं। तो जब तक इस नेचर से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाहर नहीं आता है और प्रोएक्टिव काम समाज में नहीं करता है तो समाज में चेंजेस नहीं आएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस अंदाज से सोचिए कि आपको सोसाइटी में एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, एंड दैट इज। और मुझे उम्मीद भी है, वरना आप लोग यहाँ पर आते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अहम मुद्दे के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन, हिंदुस्तान की तालीम क्या है, एजुकेशन सिस्टम किस तरह है और क्या क्या खराबियां हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली और डिस्कसिंग ऑन आइडियाज। और इसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से ही समाज में चेंज आ सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस मुहिम को यहाँ पर बिहार में हम लोगों ने शुरू किया है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में, और काफी नीचे सतह के काम जिस तरह स्टडी है, सर्वे है और आरटीआई फाइल करना है, इस तरह के काम हम लोगों ने इस 1.5 साल में किया है। इससे आगे चलकर हमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे इंटरवेंशन, हमें खुद आरटीई को इम्प्लीमेंट करने, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जद्दोजहद स्ट्रगल करना, ये सब हमारी नेचर में होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब वक्त नहीं है कि हम एजुकेशन के पूरे मसले पे एलॉबरेट करें यहाँ पर, और काफी बातें जो हमसे बेहतर अंदाज में लोग रख सकते थे यहाँ पर, उसी के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और बिहार के एजुकेशन की हालत की एक झलकी आपके सामने रखी है। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद है जो हमें ये बात बताएगा कि आज का एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है कि ब्रॉडली आज का एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम में दो किस्म के प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हमारे आज के सेशंस में रहा, वो ये है कि एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन की रीच, एजुकेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और दूसरा और अहम मसला ये है द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ में क्या खामियां और क्या खराबियां हैं। उस पर भी अरशद अजमल साहब कुछ बातें हमारे सामने रखे हैं। तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त हिंदुस्तान में दो अहम मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताया, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हम लोग एजुकेशनल मूवमेंट चला रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशनल बेदारी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी तरह
2007 से लेकर लगातार 7-8 साल में हम लोग एक अहम मुहिम यहाँ पर चला रहे हैं, अहम मुद्दे के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो ये है कि यहाँ पर आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको रीडिफाइन करना चाहिए। जब तक एजुकेशन सिस्टम में इसको रीडिफाइन नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं आएगा, तो समाज में तब्दीली नहीं होती। मिसाल के तौर पर आज के एजुकेशन के आज का जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है इसमें ब्रॉडली 2-3 बहुत बड़ी खामियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का एजुकेशन सिस्टम जो है एक इंसान को इंडिविजुअलिस्टिक बनाता है। ज्यादातर इंसान सिर्फ अपने बारे में फिक्र करने वाला, ना उसको मुल्क का फिक्र है, ना उसके आसपास का फिक्र है, ना उसको पड़ोसी का फिक्र है। तो आज का एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो इंसान को इंडिविजुअलिस्टिक बनाता है। और एजुकेशन को पूरी तरह इसी तरह डिजाइन किया गया कि सिर्फ मार्केट वैल्यू को सामने रखते हुए और मार्केट की डिमांड को सामने रखते हुए एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया और आगे चलकर इंसान उसी तरह बनता है। दूसरा एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई स्कोप नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च और एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा स्कोप और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिया जाता। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। और तीसरी चीज ये है कि मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह आप समझिए कि मॉरल वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन सिस्टम से खत्म हो रहा है और देयर इज नो मॉरल वैल्यूज इन एजुकेशन। इसीलिए आप देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेसर को कत्ल करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और उसी तमिलनाडु में आपने ये भी देखा कि 6 साल का बच्चा जो है अपने टीचर को चाकू से मारता है। और आपने ये भी देखा कि आया दिन अखबार उठाकर आप देखते हैं कि कैसे इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में होती है, कैंपसेस के अंदर होती है। टीचर सब स्टूडेंट्स के बीच जो ड्रग्स चला गया है, स्टूडेंट्स टीचर को मारने की कोशिश करते हैं। बेंगलुरु में जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए उसमें आपने देखा कि कैसे टीचर के जरिए से बच्चों पर जुल्म और ज्यादती होती है। तो पूरी तरह आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरे मॉरल वैल्यूज से, स्किल डेवलपमेंट से और एक सोसाइटी सेंट्रिक सोच पैदा करने से पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम की बड़ी ड्रॉबैक ये है। तो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त, जैसा कि मैं बताया कि एक मुहिम हमारी नॉर्थ इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के ताल्लुक से है, तो दूसरा मुहिम ये भी है कि हम यहाँ पर 2007 में पूरे हिंदुस्तान में रीडिफाइनिंग एजुकेशन, रीगेनिंग स्ट्रगल, रिनोवेटिंग सोसाइटी के उन्वान पे पूरे हिंदुस्तान में ये इस चर्चा को आम किया कि अगर समाज में तब्दीली होनी चाहिए तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बदलनी चाहिए। और इसको सिर्फ एक अवेयरनेस के हद तक नहीं, बल्कि आज हम चलकर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, मिसाल के तौर पर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी के अंदर, मैसूर और बेंगलोर यूनिवर्सिटीज में एसआईयू ने इस डिबेट को आगे बढ़ाया ताकि स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस के बीच एक चर्चा बने और हम कैसे इंटरवीन होते हुए एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम की तरफ आगे बढ़े। दूसरी तरफ ये भी है, जैसा कि मैं बताया कि आप जानते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम आज का एजुकेशन के एक्सेसिबिलिटी के ताल्लुक से है और खासकर नॉर्थ इंडिया में 2005 या 6 में सच्चार कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और सच्चार कमेटी की रिपोर्ट में बहुत एलॉबरेटिव अंदाज से बताया गया कि एजुकेशन सिस्टम, खासकर मुस्लिम्स की एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस किस तरह है। और इस पर एक रिपोर्ट डाली गई और उसके बाद जो भी हुकूमतें यहाँ पर आई उन्होंने प्रॉमिसेस भी किया कि इसका हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन सच्चार कमेटी आने के बाद 8 से 10 साल गुजरे हैं, आज भी आप देखते हैं कि बहुत शोचनीय हालत है, खासकर नॉर्थ इंडिया है। ये बिल्कुल इस बात की दलील नहीं है कि साउथ इंडियन स्टेट इससे महफूज है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं यहाँ के रूरल प्लेसेस अगर आप जाते हैं और सर्वे रिपोर्ट ये बताता है कि कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन की हालत बहुत खराब है। नॉर्थ इंडिया के एजुकेशन की क्वालिटी की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। हमारे एक दोस्त बहुत यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी किस तरह है इस पर एक लतीफा उन्होंने हमें सुनाया था। इससे पहले कि जो एजुकेशनल मुहिम हमने लखनऊ में जो प्रोग्राम किया था उसमें उन्होंने एक लतीफा सुनाया, आप लोग भी सुने होंगे। आज हिंदुस्तान में प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या है, उन्होंने एक लतीफे के जरिए से उसको समझाने की कोशिश की कि एक मरतबा एक स्कूल पे इंस्पेक्टर विजिट करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो विजिट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर और एक स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं किसी विलेज में और जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं,
बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, क्लासरूम के अंदर मास्टर नहीं है, बच्चे बैठा और बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों से पूछा जाता है कि आप लोग पढ़ाई के दौरान क्यों खेल रहे हैं? तो वो लोग बताते हैं कि हम असली स्टूडेंट्स नहीं है, हमें बताया गया कि आपको शाम तक यहाँ पर बैठना है, पैसे देकर हमें भेजा गया। तो पूछते हैं कि आपके मास्टर साहब कहाँ पे? तो बताते हैं कि मास्टर साहब दूसरे हॉल में बैठे हैं। तो वहां जाते हैं तो मास्टर साहब सो रहे हैं। तो उनको उठाकर पूछा जाता है इंस्पेक्टर के जरिए से कि आप पढ़ाई के वक्त में सो क्यों रहे? तो बताते हैं कि मैं असली मास्टर साहब नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर शाम तक के लिए बिठाया गया है। तो पूछते हैं कि आपका हेडमास्टर कहाँ पे है? तो बताते हैं कि हेडमास्टर बैठे हैं अपने चेम्बर में। तो हेडमास्टर के चेम्बर में जाते हैं तो हेडमास्टर बीड़ी पी रहे हैं। तो उनको पूछा जाता है कि आपके मास्टर साहब सो रहे हैं और बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ाई के वक्त में खेल रहे हैं। तो हेडमास्टर बताते हैं कि मैं भी असली हेडमास्टर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर बिठाया गया है। तो ये फ्रस्ट्रेट होते हैं, उस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होते हैं और इंस्पेक्टर बाहर निकल कर बोलते हैं, खुदा की कसम अगर मैं असली होता तो इन सबको मैं कर देता। तो ये आज एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है एजुकेशन का। एक तरफ पूरे सिस्टम में खराबी है और दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है जहां पर एजुकेशन को पूरी तरह एजुकेशन पे कंसंट्रेशन नहीं है। 2014 के जब इलेक्शंस हुए हिंदुस्तान में तो एसआईओ ने एक 25 पॉइंट एक चार्टर या डिमांड करिए इसको रिलीज किया था नेशनल लेवल पे, जिसमें 25 पॉइंट डिमांड हम लोगों ने सामने रखा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया। हिंदुस्तान के तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी एमएलए एमपी के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था उन सब के पास गए और हम लोगों ने बताया कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें आरटी के बारे में हम लोगों ने बात की, उसमें जीडीपी के बारे में हम लोगों ने बात की, 6% जीडीपी के बारे में हम लोगों ने बात की है। आज तक एजुकेशन में 4% से ज्यादा जीडीपी खर्च नहीं होता एजुकेशन के लिए, तो हमने डिमांड किया कि 6% जीडीपी खर्च होनी चाहिए। और इस तरह के मुख्तलिफ और डिमांड हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देखते हैं इलेक्शन के पूरे उस माहौल में, तो उनका किसी का डिमांड ये था कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, कोई ये बता रहा था कि हम सेकुलरिज्म को अपलिफ्ट प्रमोट करेंगे, कोई ये बता रहा है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को हम लोगों को बचाना चाहिए। तो इस तरह के वादे हो रहे थे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सीरियसली एजुकेशन पे गुफ्तगू नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने 25 पॉइंट चार्टर हम लोगों ने रखी, उसमें आरटी के बारे में डिस्कस किया, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, और खासकर रूरल इंडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है गर्ल्स एजुकेशन के सिलसिले में। और गर्ल्स जेंडर सेंसिटिव इश्यूज बहुत ज्यादा है, जिसमें गर्ल्स अपने आप को फ्री महसूस नहीं करते एजुकेशन के लिए। और ये बात की हकीकत है कि एक सर्वे रिपोर्ट ये बताता है कि रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन के जो पेशेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं, और वो इसलिए है कि उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, उनका नेचर कॉल अटेंड करने के लिए उनके पास सुविधा नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे जो किडनी स्टोन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लड़कियों में ज्यादा होते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर एजुकेशन में है। तो हमने उस वक्त वो डिमांड भी सामने रखा था, और हम ये मंसूबा भी किए हैं कि आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में, और खासकर इस वक्त हम लोगों ने 3 स्टेट को लिया है नॉर्थ इंडिया का, आगे चलकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह के जोन्स को भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, स्टेट में भी हम लोग काम करेंगे, और वहां पर वहां के एजुकेशन के हालात को बेहतर इस वक्त करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे जद्दोजहद में हमारा जो नेचर ऑफ वर्क ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ एसआईओ के जरिए से इस काम को करना नहीं चाह रहे, बल्कि हमारा एक पॉलिसी हमेशा से रहा है कि हम एजुकेशन पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा उनका साथ हम लोग देंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एनजीओ इसको लीड कर रहा है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर कोई हमारा साथ देना चाहता है तो हम उनका साथ लेंगे। तो ये मिला जुला हुआ स्ट्रगल हम लोग हिंदुस्तान में करना चाह रहे हैं, जिसमें हम तमाम तबके से, यहाँ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशनल एनजीओ से, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिशियन से, सबसे हम मदद लेकर, ताउन देकर इस काम को करना चाह रहे हैं। और इसी से हम लोग उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की हालत अगर बेहतर होनी है तो एजुकेशन के जरिए से ही मुमकिन है। जब तक एजुकेशन की स्थिति बदलेगी नहीं, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगा। आज डेवलपमेंट के बहुत सारे मॉडल्स हमारे सामने आते भी हैं,
और बताया भी जाता है कि हम हिंदुस्तान को डेवलप करेंगे। लेकिन एजुकेशन को आप जब तक एजुकेशनली आप सोसाइटी को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक एजुकेशनली सोसाइटी स्ट्रांग नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है कि जो आज का जो खोखला डेवलपमेंट का मॉडल है इसको तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट जहाँ पर हर शख्स का ग्रोथ हो, तो ये मुमकिन नहीं है। आज भी अगर आप लास्ट 6 मंथ का आप जायजा अगर लेकर देखते हैं तो हिंदुस्तान की हालत बहुत ज्यादा बदली नहीं है। और जब तक एजुकेशन पे और जब तक इंक्लूसिव होकर हम लोग सोचना शुरू नहीं करते तो यहाँ हालत नहीं बदलेगी। तो ये स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का विजन है और पिछले 32 साल से स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में यही काम कर रही है कि हम एजुकेशन के जरिए से ऐसे एक समाज को तामीर करें, एक ऐसे एक जनरेशन को तैयार करें जो यहाँ के डेमोक्रेटिक स्पिरिट को भी बरकरार रखे, हिंदुस्तान के प्लूरलिज्म को भी वो लोग सेलिब्रेट करें, यहाँ के डिफरेंसेस, यहाँ की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इन सब को सेलिब्रेट करते हुए एक बेहतर हिंदुस्तान को बनाया। तो ये स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का ख्वाब है और पिछले 32 साल से स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के तकरीबन हर रियासत में यही कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के बीच में जाएं, उनको अपना जिम्मेदारी को समझाएं, एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को अपने स्ट्रगल के जरिए से खत्म करते हुए एक बेहतर समाज को बनाने का ख्वाब स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देख रही है। मैं आप तमाम लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप लोग इस जद्दोजहद में शामिल हो जाइए और आपसे आपकी एबिलिटीज जितने हैं, आपके टैलेंट जितने हैं, उन टैलेंट के जरिए से इस पूरे मुहिम को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए और एक इसके जरिए से कलेक्टिव एफर्ट के जरिए से हम उम्मीद करेंगे कि हम एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट करेंगे और एक बेहतर हिंदुस्तान का तामीर करेंगे। विद दिस आई कंक्लूड माय टॉक। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।